पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार उस कसाई को मनाने में असफल रहता है। मोहन उसे सलाह देता है कि वो सब्र से काम ले, इसलिए वो वहीं पे रुकने का तय करते हैं। पर मोहन को वहाँ का बिस्तरा नहीं पसंद, इसलिए वो नया बिस्तरा खरीदना चाहता है क्योंकि उसे फजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं। राजकुमार को इस बात से थोड़ी हैरानी होती है, पर वो मोहन से अंत में सहमत हो जाता है। राजकुमार वहाँ के गंदे कमरे में रात नहीं गुजारनी चाहता, इसलिए वो रात को छत पर बिस्तरा लगाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 67। राजकुमार मोहन को कंबल उड़ाते हुए कहता है कि मैंने बस नौकर को नया कंबल खरीदने के लिए भेजा था। यहाँ पहाड़ों में रात को ठंड बढ़ जाती है। अगर हमारे पास एक और कंबल नहीं होगा तो हम पक्का ठंड से जम जाएंगे। मोहन कहता है आपने एक और खर्चा कर दिया। राजकुमार मोहन को गले लगाते हुए कहता है इस जगह का मालिक इसी तरह से कारोबार करता है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी रहने के लिए जगह नहीं है, तो फिर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। मोहन राजकुमार से कहता है कि जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं एक और कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। तो राजकुमार उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सालों के लिए जियांगन्यान ले जाऊंगा, वहां पर कारोबार करना आसान होगा, पर एक शर्त पर। राजकुमार मोहन का चेहरा अपनी तरफ कर पूछता है तुम मुझे सच सच बताओ, तुम अचानक से इतनी बचत क्यों करने लग गए हो? तो मोहन थोड़ा उदास हो बताता है कि मुझे शाओजुआन से पता चला कि रहस्य मंत्रालय में बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं चल रही हैं। मुझे डर है कि कुछ समय में खजाना खाली हो जाएगा और अगर हम ऐसे किसी मोड़ पर पहुंच गए तो कुछ चांदी के सिक्के भी बहुत ज़रूरी हो जाएंगे और सेना के घपलेबाजी का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और बड़ा होता ही जा रहा है और मुझे डर है कि इसमें द काउंट ऑफ योंगचैंग और चौथे राजकुमार का हाथ है और अगर चौथे राजकुमार ने सारी चांदी इकट्ठी की है तो आने वाले कुछ साल बहुत ही परेशानीजनक होंगे। राजकुमार मोहन को गले लगा कहता है तो ये बात है, इस विषय पर हम बाद में चिंता करेंगे, अभी तुम मेरी मदद करो तरीका सोचने में कि कैसे हाउ ददाऊ को मनाएं। मोहन कहता है कि आपने आज कहा था कि हाउ ददाऊ के पूर्वज बहुत ही ताकतवर और खास जनरल थे पूर्व राज्य के। राजकुमार मोहन को बताता है कि जब पूर्व राज परिवार का शासन समाप्त हुआ था और हमारे परिवार का शासन लागू हुआ था, तब हाउ परिवार ने हमारे परिवार को शासक स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस छोटे से दहन पर्वत के इलाके पर कब्जा कर यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया। अब वो बस किसाई के काम से यहाँ पर अपना जीवन बसर कर रहा है। मोहन कहता है कि आपकी बातों के अनुसार तो इनके पूर्वजों ने राज परिवार का विद्रोह किया था, तो फिर मुझे तो डर है कि इन्हें मनाना बहुत ही मुश्किल होगा। कल मैं आपके साथ चलूंगा और मैं भी कोशिश करूंगा कि कोई तरीका मिले इसे मनाने का। राजकुमार कहता है जुन किंग, अब बस तुम्हें हर रोज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल मेहनत भरे काम करने पड़ते हैं, तो क्या तुम मुझसे परेशान हो जाओगे या फिर मुझसे घृणा करोगे? तो मोहन राजकुमार की नाक को पकड़ते हुए कहता है कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि नहीं तो वो झूठ होगा। राजकुमार मोहन का हाथ पकड़ कहता है ऐसी बात है जुन किंग, तुम दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हो। मोहन कहता है नहीं तो। राजकुमार ने मोहन के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था और शरारत करते हुए कहता है मुझे पता चला है कि इस जगह की बहुत लंबे समय से मुरम्मत नहीं हुई है और यहाँ की छत चूहों से भरी पड़ी है। मोहन इस बात को सुनकर थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा चिढ़, थोड़ा सा डर सब कुछ दिखाता है। तो राजकुमार उसे गले लगा कहता है ओह सो जाओ, हमें कल सुबह जल्दी उठना है। मोहन राजकुमार की बाहों में सुकून से सो जाता है और अगली सुबह वो राजकुमार के साथ बाजार में जा रहा होता है तो वही शिकारी उन्हें आवाज लगाता है और कहता है मालिक, आपने कल मुझसे कहा था कि आप मुझे 10 गुना कीमत दोगे अगर मैं बाघ के बच्चे यहाँ पर ले आऊं। आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे थे ना, है ना? शिकारी अपने हाथ में पकड़ी हुई टोकरी को खोलकर दिखाता है तो उसमें एक प्यारा सा बाघ का शावक होता है। राजकुमार टोकरी को पकड़ शावक को देखते हुए कहता है क्या ये बाघ का बच्चा है? तो वो शिकारी कहता है आपको ये नकली लग रहा है।
मैं सिर्फ इस बच्चे के लिए सूरज उगने से पहले पहाड़ पर गया। दूसरा बच्चा मुझे नहीं पता, कोई उसे ले गया या फिर क्या हुआ। वो वहाँ पर नहीं था, ये अकेला ही था वहाँ पर, शायद इसलिए क्योंकि ये कीचड़ में गिर गया था। राजकुमार मूहान को दिखाते हुए कहता है, जुनकिंग देखो। वाओ! मूहान बच्चा मूहान को, राजकुमार उन दोनों को देखकर बहुत खुश थे, तो वो शिकारी को सोने की ईंट देते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा इनाम, और वो शुक्रिया कहकर चला जाता है। इतने में हाउ ददाऊ की पत्नी कहती है, अरे बाघ का बच्चा, और वो अपनी दुकान से निकल मूहान के पास आ जाती है बच्चे को देखने के लिए। तो मूहान उससे कहता है, दीदी आपके घर में गर्म पानी होगा, पहले इस बाघ के बच्चे को नहलाना चाहिए। तो वो कहती, हाँ, मैंने अभी एक पानी का पतीला गर्म किया है सूअर के बाल धोने के लिए, आओ मेरे साथ आओ। मूहान राजकुमार से कहता है कि आप यहीं पर रुकिए, और उसके साथ उसके घर चला जाता है। घर जाकर वो अपने पति से कहती है कि आप जाकर दुकान देख लीजिए, मैं पहले इस बाघ के बच्चे को नहलाने में थोड़ी मदद करती हूँ और फिर आती हूँ। हाउ ददाऊ बच्चे की तरफ थोड़ी नजर डालकर चला जाता है। वो एक बड़े बर्तन में ठंडा और गर्म पानी डालती है और देखकर कहती है कि अब इसका तापमान ठीक है, अब हम इसे नहला सकते हैं। बाघ के बच्चे को वो उठाते हुए उसे बड़े प्यार से कहती है, आओ नहाने का समय हो गया है। तो मूहान उससे कहता है कि दीदी को लगता है कुत्ते बिल्लियों से बहुत प्यार है। ये बात सुन वो हंसने लग जाती है। बच्चे को पानी में बैठाते हुए कहती है कि मुझे बचपन से ही इन सब चीजों से बहुत प्यार है। बचपन में मैं पिताजी के साथ उनके काम में मदद करने के लिए गली गली जाती थी, और तब मेरे पास एक कुत्ता भी हुआ करता था, वो भी मेरे साथ ही जाता था, पर शादी के बाद मैंने किसी भी जानवर को नहीं पाला। मूहान अब असली मुद्दे पे आते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि भाई हाओ के पूर्वज इन पहाड़ों पर राज किया करते थे। बच्चा नहाते हुए बहुत ज्यादा खुश था। वो कहती है, क्या पहाड़ों पर राज? अरे वो राज तो इनके दादाजी के समय पर ही खत्म हो गया था। और बाघ का बच्चा नहाने के बाद करता है अच्छू। वो बहुत हैरान थी ये देखकर कि बच्चा बहुत ही खुशी खुशी मूहान की तरफ जाना चाहता है। तो मूहान उससे पकड़कर कहता है, भाई हाओ का शरीर बहुत मजबूत है, एकदम युद्ध कला के लिए उत्तम, पर वो कर क्या रहे हैं? वो इसका इस्तेमाल सूअर काटने में कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वो अपना हुनर ऐसे बर्बाद कर रहे हैं? तो वो कहती है कि ये जिद्दी बेवकूफ मेरी हर बात सुनता है, हर बात मानता है। इस बात के अलावा मैंने इसे कितनी बार कहा है कि युद्ध कला का इम्तिहान दो, पर ये इतना जिद्दी है कि इसने कभी इम्तिहान नहीं दिया। ये बस सूअर काटना जानता है। मैंने तो अब इसे कहना ही छोड़ दिया है। तो मूहान बच्चे को सहलाते हुए कहता है, सच बताओ दीदी, आपको सुबह ही हमारे इरादे पता चल गए थे ना, है ना? मूहान के इस सवाल के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।